एचएस फिजिक्स क्लासेस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे 11th का फिजिक्स का 12th का बीएससी और इवन एट एमएससी का भी स्टार्ट होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको मतलब कि लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी टॉपिक वाइज, और नीट और साथ में जेई का प्रिपरेशन भी एकदम फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट का, मतलब कि एकदम किसी तरह का कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है ना। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट ज़रूर दें, है ना। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी एक को और ज़्यादा मेहनत कराने के लिए। आपके सपोर्ट से मुझे और एक हिम्मत मिलेगा और मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए। तो जैसा कि हम लोग बात करें, हम लोग अभी यूनिट्स एंड डायमेंशन यूनिट्स एंड डायमेंशन का लगभग 70% थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हो तो आप लोग जाके करो, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है हमारे चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट पे जाके करो। एकदम टॉपिक वाइज एकदम कॉन्सेप्ट के साथ डील किया जा रहा है। तो आज हम लोग अभी एच सी वर्मा जो बुक है, एच सी वर्मा बुक वॉल्यूम 1, एच सी वर्मा बुक का वॉल्यूम वन का एक्सरसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ एच सी वर्मा बुक का वॉल्यूम 1 का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा जो है सेकेंड क्लास है ऑब्जेक्टिव का। चलिए देखते हैं हम लोग आज के इस क्लास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चलिए, ठीक है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग कि द डायमेंशन ऑफ एम एल का पावर, ये थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया, ये है एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। इसको कट कर दीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रियल क्वेश्चन कि एम एल का पावर -1, टी का पावर -2। तो इनमें से किनका जो है डायमेंशनल फार्मूला ये है। पहला है वर्क डन बाय अ फोर्स, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें एक एक करके सबका चेक करना पड़ेगा। चलो पहले हम लोग वर्क डन बाय अ फोर्स का चेक करते हैं। हमें पता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डी। अब यहाँ देखिए, एम इंटू एक्सलेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, हमको पता है, इंटू डी। अब देखो, अब वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एम इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन में टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और यहाँ टी पहले से है, इंटू डी। अब देखो क्या है कि अब यहाँ पर एम इंटू डी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली लेंथ एल से ही, तो एल स्क्वायर, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी का पावर -स्क्वायर। क्या डायमेंशन ये मिल रहा है क्या? नहीं सर। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर हम दूसरा का देखें, बी नंबर का, प्रेशर इज इक्वल पी इज इक्वल टू एम इंटू बी, होता है ना सर। अगर लीनियर मोमेंटम का बात करें, लीनियर मोमेंटम का, तो एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो, अगर हम यहाँ पर इसको आगे चले, एम वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मास तो मास ही है ना, एक तरफ से फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट का होता है लेंथ, है ना, एम एल अपॉन में टी, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर, सीधा सीधी क्या आया इसका डायमेंशन, एम एल टी का पावर -1, जो कि ये नहीं है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। एक पॉइंट और हम लोग देखो, एक चीज़ जान लेना कि जो जेई मेंस एडवांस होता है, जेई मेंस एडवांस में ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको उसमें थोड़ा फंसाने का काम करता है। क्या, क्योंकि उसमें जेई मेन थोड़ा इजी होता है, पर एडवांस में थोड़ा फंसाने का काम ये होता है कि उसमें दो ऑप्शन सही देखने को मिल जाए, है ना। अब कैसे देख लेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। अब सी नंबर को सॉल्व करें सर, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू हमें पता है फोर्स अपॉन में एरिया,
तो सबसे पहले प्रेशर फोर्स का आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, फोर्स का निकाल लो। फोर्स का क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, मतलब वी अपॉन में टी। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब टी इंटू टी। तो ये हो जाएगा एम इंटू ये डी, मतलब ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ सिंपल एफ हो जाएगा, एल हो जाएगा इसका, एल और टी स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एम एल का पावर -1 टी का एल का पावर -1 नहीं होगा, एम एल का पावर एल का पावर 1 टी का पावर -2, ये हो जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर में नहीं है, नहीं है ना, शायद एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर। ये कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि यहाँ एल का पावर -1 होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी तो ये फोर्स का ना है यार, रुको ना, अभी देख लेते हैं। फोर्स का बैठा दो एम एल का पावर 1 टी का पावर -2। अब देखो अपॉन में एरिया, एरिया आपको पता है कि एरिया होता है, आपको फॉर्मूला पता है ना एरिया का, कि लेंथ, मतलब कि वही सिंपल लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा एल का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा एल का स्क्वायर, तो -2 में हो जाएगा, -2 + 1 तो -1, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। तो ये प्रेशर का हो रहा है। इसका भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जेईई मेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, वहाँ पर दो जेईई मेंस एडवांस में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या करता है, उसका ऑप्शन दो भी देखने को मिलता है। सही, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या कि एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, और एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कोई पूछ दे क्या है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम है, तो एनर्जी का आप निकाल लो ना साइड में, एनर्जी का होता है mgh, ठीक है, mgh। तो mg एक्सलेशन, या ना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका हम निकाले थे एल अपॉन में टी स्क्वायर, और यहाँ पर h क्या हो जाएगा एल, तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, तो पुट कर दो एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और वॉल्यूम का पता है ना, वॉल्यूम का पता है ना सर, हाँ एल क्यूब होता है। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, एम एल का पावर -1 हो जाएगा, पता है ना क्यों होगा, क्यों होगा पता है ना, क्योंकि -3 + 2, तो एल का पावर -1 टी का पावर -2। ये आपका देखिए कि एंड ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए, चलिए समझ गए ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझिएगा पहले। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, क्या एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन क्या करेक्ट हो सकता है, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन क्या इनकरेक्ट हो सकता है। हमको इनमें से कौन सा ये है, हमको कोई जो सही है उसको चूज़ करना है स्टेटमेंट में। सबसे पहले हमको एक एक करके स्टेटमेंट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने समझाया है कि कई केस ऐसा होता है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होता है बट वो करेक्ट नहीं होता न्यूमेरिकली इक्वेशन, और कहीं डायमेंशनली करेक्ट भी होता है, न्यूमेरिकली भी करेक्ट होता है। हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग क्योंकि पिछले क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को करने आ जाते हो, तो शायद यहाँ डाउट हो आप लोग को, इसीलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने देखा है S = ut + ½ AT²। इस इक्वेशन का आपने क्लास 9 में बहुत ज़ोरदार यूज़ किया है। अगर इसका डायमेंशन S क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल इसका डायमेंशन हो जाएगा L। U क्या है, एक तरफ से नॉर्मल हो गया है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी,
तो इसका हो जाएगा एल अपॉन में टी, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस, और हाफ एक कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस होता है, और ए का एक्सलेशन का हो जाएगा एल अपॉन में टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर यहाँ है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट को समझना, यहाँ देखो ये t और ये t कट जाएगा, और ये t स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका नॉर्मल रिजल्ट क्या मिलेगा, l बराबर यहाँ l प्लस l। और हमने पढ़ा है कि डायमेंशंस आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं, पता है ना सब, जब उसका डायमेंशन सेम हो दोनों का, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हमने बताया है इस चीज़ को क्लास में, थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर में। अगर आप नहीं किए हो तो थ्योरेटिकल पार्ट सबसे पहले करो। तो देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है एक तरफ से, पहला वाला कि LHS, याद रखना कि LHS अगर इक्वल है RHS के, तो हम इसको बोलते हैं क्या, कि वो इक्वेशन, देन वी कैन से द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो ऐसा ही हुआ यहाँ पर, डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमें यहाँ सही लग रहा है। अब चलो ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट हो सकता है? हाँ, देखते हैं, चेक करते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ को नहीं लेते हैं, चलो, क्योंकि अभी नॉर्मल इसको ये लेते हैं, ऐसे हाफ नहीं लेते हैं। तो S डिस्प्लेसमेंट है, सेम चीज़। L बराबर U का हो जाएगा मेरा L अपॉन में T इंटू टी प्लस एक्सलेशन का L अपॉन में टी स्क्वायर, और यहाँ पर टी स्क्वायर। देखो सेम चीज़, यहाँ टी कट जाएगा, ये टी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ एक चीज़ देखो, ये L बराबर L प्लस L। यहाँ एक चीज़ देखो कि ये इक्वेशन जो है डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है, क्योंकि RHS जो है यहाँ पर LHS के बराबर है, मतलब LHS बराबर RHS, यहाँ LHS जो है बराबर है RHS के, तो डायमेंशनली करेक्ट हो रहा है। बट एक बात बताओ मैं, क्या ये एक्चुअल में इक्वेशन करेक्ट है? नो। तो न्यूमेरिकली ये करेक्ट नहीं है, बट डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये भी ऑप्शन सही है कि एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट वो इनकरेक्ट होगा न्यूमेरिकली। बट अब तीसरा ऑप्शन पे आए, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, तो याद रखिएगा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट में बी करेक्ट। तो तीसरा नंबर याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन जो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और इक्वेशन करेक्ट हो, ये एग्जिस्ट ऐसा होता ही नहीं, ऐसा ही करता होता ही नहीं। वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो इक्वेशन और वो करेक्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट हो और इक्वेशन भी इनकरेक्ट हो, ये सही है, ये सही है भाई। जब डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही होगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है यहाँ पर सही मिल रहा है ऑप्शन, यस और नो। ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही है। तो अब हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें भी कई स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ बोल रहा है ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, कि जितने सभी जो क्वांटिटीज़ हैं और जितने भी क्वांटिटीज़ होते हैं, कहने का ये तात्पर्य हो गया कि क्या वो मतलब कि रिप्रेजेंट होते हैं डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल द बेस क्वांटिटीज़। मतलब देखो जैसे ए नंबर का बात कर रहे हैं, ए नंबर का हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं ए नंबर का, है ना। जैसे अगर मैं कोई ले लूँ एक्सेलरेशन ले लूँ, तो इसका डायमेंशन होता है LT का पावर -2। देखो ये भी मेरा एक बेस क्वांटिटी है और ये भी मेरा एक बेस ये देखो ये मेरा एक बेस क्वांटिटी है ना, ये बेस क्वांटिटी से। तो हाँ ठीक है, मतलब कि
जितने भी क्वांटिटीज़ हैं हम उसको डायमेंशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे बेस क्वांटिटीज़ के टर्म पे। ये जो बोल रहा है यहाँ पर, इसका जो कहने का तात्पर्य है, देखो कहने का मतलब यहाँ पर यही हो रहा है ना, कि जैसे जो क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। सीधा सीधी जैसे एक्सलेशन ही देख लो, एक्सलेशन का डायमेंशनल फार्मूला देखो, एल टी माइनस 2, यहाँ बेस क्वांटिटीज़ है ना, देखो बेस क्वांटिटीज़। और अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है, ये एक ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन एक तरफ से सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ को हम लोग डायमेंशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दूसरे क्वांटिटीज़ के फॉर्म में। ये भी बात सही बोल रहा है। जैसे अगर हम बात करें लेंथ को तो हम लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि टी से। देखो टी से रिप्रेजेंट करना चाहे तो होगा क्या, नहीं। अगर हम बात करें, कहने का मतलब है जैसे स्पीड, देखो ध्यान से सुनो, हम लोग बात करते जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो डिस्टेंस, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को l से, टाइम को t से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशनली l इज इक्वल टू वी टी? कभी नहीं। तो दूसरा ऑप्शन भी एक तरफ से सही लग रहा है कि हम दूसरे क्वांटिटीज़ के फॉर्म में डायमेंशनली नहीं लिख सकते। तो बेस क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटीज़ के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हम, समझे ना। और तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ अ बेस क्वांटिटी अदर इज ऑलवेज 0। जैसे मान लो, सही बात है कि अगर मास है तो मास का डायमेंशन होता है m1। आइए यहाँ पर l क्या हो जाएगा 0, t क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा 0, मोल क्या हो जाएगा 0 मास का। टेम्परेचर क्या हो जाएगा केल्विन, मतलब के से रिप्रेजेंट करते हैं 0। सिर्फ मास है तो मास का, उसी का जो है डायमेंशन वाला जो है बेस क्वांटिटी जो है वही बस होगा, उसके बाद सभी जो है बेस जो है 0 होंगे। ये सही ऑप्शन है। डायमेंशन ऑफ अ डायरेक्ट क्वांटिटी नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी, ये तो गलत है। ये हम थोड़ी लिख सकते हैं m का पावर 1 है तो l का पावर 1 हो जाएगा, ये थोड़ी होगा। जब मास है m ही होता है तो इसका l का पावर 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चन थे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अभी हम लोग एक थोड़ा सा आप लोगों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया कि ये प्रोग्राम रखा था। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग लगभग रखिए कि एक साथ 20 क्वेश्चंस, पहले 20 क्वेश्चंस का हैबिट डालेंगे, क्योंकि करना तो बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस है। अभी 20 डालेंगे, उसके बाद फिर 50, एक दिन 50 क्वेश्चन का क्लास लेंगे। और वो क्लास होगा आपका लाइव क्लास। तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने क्लोज फ्रेंड्स तक इस चैनल का शेयर भी ज़रूर करना है। चलिए, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।